है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। इसका शीर्षक है द सीक्रेट शैडोज ऑफ द विंचेस्टर हाउसमेड। सोचिए, एक लड़की है जिसे एक नई शुरुआत चाहिए और उसे एक आलीशान घर में नौकरी मिल जाती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लगता तो है। लेकिन इस घर के नियम जितने सीधे हैं, सच उतना ही टेढ़ा और खतरनाक है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी के ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी का सारांश नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि एक लेखक कैसे शब्दों से डर का माहौल बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे किरदारों के चेहरे पर मुखौटे लगे हैं अच्छा। और कैसे छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातें एक बहुत बड़ी और खौफनाक तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए इस खूबसूरत दिखने वाले घर के अंधेरे राजों में उतरते हैं। तो कहानी की धुरी है मिली, एक ऐसी लड़की जो अपने अतीत से अपनी एक गलती से भाग रही है। हालत इतनी खराब है कि उसके पास न नौकरी है, न पैसे और न ही सिर छुपाने की कोई जगह। वो अपनी कार में सो रही है। मतलब पूरी तरह से हताश। हाँ, वो बस किसी भी कीमत पर एक मौका चाहती है अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने का। और यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक जाल बुनना शुरू हो जाता है। कैसे? देखिए, जब कोई इंसान इतना मजबूर और हताश होता है तो उसकी फैसला लेने की क्षमता थोड़ी धुंधला जाती है। सही बात है। वो उन खतरों के निशानों को, उन रेड फ्लैग्स को भी नजरअंदाज कर देता है जिन्हें कोई और देखकर शायद तुरंत भाग जाता। मिली की ये मजबूरी ही उसे शिकारी के लिए एक आसान शिकार बनाती है। और उसे एक मौका भी मिलता है। विंचेस्टर परिवार के आलीशान घर में हाउसमेट की नौकरी का इंटरव्यू। घर किसी महल जैसा है, हर चीज अपनी जगह पर, एकदम परफेक्ट। लेकिन घर जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी वहां की खामोशी है। एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। अच्छा। यहाँ वो मिलती है नीना विंचेस्टर से, देखने में एक परफेक्ट पत्नी जिसकी मुस्कान भी परफेक्ट है और जिंदगी भी। और उसके पति हैं एंड्रयू, जो बेहद शांत और विनम्र स्वभाव के लगते हैं। ये थ्रिलर कहानियों का एक क्लासिक सेटअप है। एक गिल्डेड केज, मतलब सोने का पिंजरा। हाँ, बिल्कुल। बाहर से सब कुछ चमक चमाता हुआ, ईर्ष्या करने लायक, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और ही होती है। लेखक पहली ही मुलाकात में ये इशारा दे देता है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये जो परफेक्ट मुखौटा है, इसके पीछे कुछ बहुत डरावना छिपा है। मिली को हैरानी होती है जब उसे आसानी से नौकरी मिल जाती है। काम भी सीधा साधा है। क्या काम? वही साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना। लेकिन इसके साथ एक अजीब नियम भी आता है। अच्छा। कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले बेडरूम में कभी मत जाना। ओ, ये तो पहला खतरे का निशान है। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है, पर मिली इसे मान लेती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वो अपना कमरा देखती है। हाँ, वो कमरा। एक छोटा सा अटारी का कमरा, खिड़की पर लोहे की सलाखें हैं। और फिर मिली का ध्यान दरवाजे के ताले पर जाता है। ताले पर? वो ताला अंदर से नहीं, बाहर से लगता है। बाहर से? हाँ, ये किसी मेहमान का कमरा नहीं, ये तो किसी कैदी की कोठरी लगती है। और ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है, बाहर से लगा हुआ ताला। हाँ, ये नौकरी और कैद के बीच की जो लाइन है उसे पूरी तरह से मिटा देता है। बिल्कुल। ये सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये साफ साफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का प्रतीक है। मिली के दिल में खतरे की घंटी बजती है, लेकिन उसकी मजबूरी उसे कहती है चुप रहो और काम करो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये एक भयानक दुविधा है। अब घर के अंदर का माहौल देखिए। नीना का बर्ताव बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित है। मतलब? एक पल वो मिली के लिए बहुत अच्छी होती है, उसे महंगे तोहफे देती है, उसकी तारीफ करती है, और अगले ही पल बिना किसी वजह के उस पर चीखने लगती है। अच्छा। उसका बनाया खाना फेंक देती है और उसे नीचा दिखाती है। ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। गैस लाइटिंग? हाँ, इसमें आप किसी के साथ इतना अजीब बर्ताव करते हैं कि वो अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। मिली के दिमाग में यही चल रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो वाकई इतनी बुरी है, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? सही बात है। इस तरह से पीड़ित को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। ये कंट्रोल करने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। और इस अजीब माहौल में एक और किरदार है नीना की बेटी सेसिलिया। अच्छा, बच्ची? हाँ, एक छोटी बच्ची जो ज्यादातर खामोश रहती है, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देखती रहती है। मिली को लगता है जैसे वो बच्ची उसे कुछ बताने की, कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। बच्चे अक्सर थ्रिलर कहानियों में सच्चाई का आईना होते हैं। वो दुनिया को बिना किसी फिल्टर देखते हैं। वो सच को महसूस कर लेते हैं जिसे बड़े लोग
अनदेखा कर देते हैं या छिपाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन सिसिलिया ये सच कागज पर उतार देती है। वो मिली को एक ड्राइंग देती है। ड्राइंग? हाँ, उस ड्राइंग में एक औरत एक पिंजरे के अंदर कैद है और एक आदमी पिंजरे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो ड्राइंग देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। बाप रे! ये कोई मामूली ड्राइंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो ड्राइंग शब्दों से ज्यादा असरदार चेतावनी है। ये मिली के लिए पहला ठोस सबूत है कि इस घर में वाकई कोई कैद है और सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि पिंजरे में कौन है? हाँ, यही सवाल उठता है। क्या वो नीना है या कोई और जिसके बारे में मिली को अभी तक पता नहीं है? ये ड्राइंग कहानी में रहस्य को और गहरा कर देती है। और डर का ये एहसास वो और भी बढ़ जाता है। रात में जब मिली अपने कमरे में होती है जिसका ताला बाहर से बंद है, उसे दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। ओह! कभी कदमों की आहट, कभी किसी के सांस लेने की आवाज और फिर खामोशी। ये बहुत डरावना है। ये दिमागी तौर पर डराने का एक तरीका है। उसे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, तुम यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो, अपने बंद कमरे में भी नहीं। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक आतंक का हिस्सा है जो धीरे धीरे इंसान का हौसला तोड़ देता है। और फिर एक रात चीजें मनोवैज्ञानिक डर से निकलकर हकीकत में बदल जाती हैं। क्या होता है? मिली को किचन के सिंक के नीचे पाइप के पीछे छिपा हुआ खून से सना एक ड्रेस मिलता है। खून से सना ड्रेस? हाँ, ड्रेस थोड़ी पुरानी लगती है लेकिन उस पर लगा खून ताजा लगता है। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब तक डर सिर्फ एक एहसास था, एक शक था, लेकिन अब मिली के हाथ में एक फिजिकल सबूत है। एक ऐसा सबूत जो चीख चीख कर कह रहा है कि इस घर में भयानक हिंसा हुई है। तो अब मिली सिर्फ एक हाउसमेड नहीं है। नहीं, यहाँ से वो अपनी जान बचाने के लिए एक जासूस बन जाती है। उसे अब सच जानना ही होगा क्योंकि उसे लगता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। और ठीक इसी वक्त जब मिली सबसे ज्यादा डरी हुई है, कहानी में एंड्रयू का किरदार ज्यादा सामने आने लगता है। अच्छा, उसका पति? हाँ, वो मिली के लिए एक हमदर्द बनकर उभरता है। वो उसे बहुत नरमी से बात करता है, नीना के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वो कहता है नीना मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बीमार है। एंड्रू का किरदार यहाँ सबसे पेचीदा और खतरनाक है। वो खुद को मिली के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है। हाँ, वो मिली का भरोसा जीत रहा है और साथ ही साथ उसे नीना के खिलाफ भड़का भी रहा है। ये एक बहुत ही शातिर चाल है। कैसे? वो नीना के हर बुरे बर्ताव को उसकी मानसिक बीमारी का नाम देकर उसे सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मिली का शक सिर्फ नीना पर ही रहे, उस पर कभी ना जाए। हाँ, वो मिली को ये यकीन दिला देता है कि इस घर में असली समस्या नीना है और वो और मिली दोनों ही उसके अजीब व्यवहार के शिकार हैं। मिली को पहली बार लगता है कि घर में कोई तो है जो उसे समझता है, जो उसकी तरफ है। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है जिसे आइसोलेशन कहते हैं। शिकारी अपने शिकार को बाकी सबसे अलग थलग कर देता है और खुद को उसका एकमात्र सहारा बनाकर पेश करता है। एंड्रू यहाँ वही कर रहा है। और वो मिली के अतीत का भी फायदा उठा रहा है। उसके अतीत का मतलब? मिली के लिए ये सब सहना और भी मुश्किल हो जाता है जब हमें उसके अतीत के बारे में पता चलता है। वो जेल जा चुकी है। अच्छा। उसने कोई अपराध किया था जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया। इसी वजह से उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था और यही वजह है कि वो विंचेस्टर हाउस में सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। उसे पता है कि अगर वो यहाँ से भाग भी गई तो एक अमीर ताकतवर परिवार के खिलाफ उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, खासकर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ। बिल्कुल। कहानीकार ने मिली के अतीत का इस्तेमाल उसे एक आदर्श शिकार के तौर पर दिखाने के लिए किया है। उसकी विश्वसनीयता पहले से ही शून्य है। वो पुलिस के पास नहीं जा सकती, वो किसी दोस्त को नहीं बता सकती। वो पूरी तरह से अकेली और उस घर की चारदीवारी में कैद है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी। तो एक दिन जब नीना घर पर नहीं होती, मिली इससे रहा नहीं जाता। वो क्या करती है? वो उस नियम को तोड़ने का फैसला करती है। वो ऊपर वाले उस बेडरूम में जाती है जिसमें जाने के लिए उसे मना किया गया था। वो एक ऐसा कदम उठाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो बेडरूम अंदर से बहुत साफ सुथरा और साधारण लगता है, लेकिन फिर उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ती है जो बेडरूम के अंदर है और उस पर भी ताला लगा है। एक और बंद दरवाजा? हाँ। मिली किसी तरह वो ताला खोलती है और अंदर जाती है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एंड्रू का कमरा है। हाँ, कमरे के अंदर का माहौल खौफनाक है। बिस्तर के पास चमड़े के बेल्ट पड़े हैं, दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के गहरे निशान हैं। ओह माय गॉड। और कमरे के एक कोने में एक कैमरा लगा हुआ है जो सीधा बिस्तर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था। हाँ,
मिली एक झटके में समझ जाती है कि ये घर सिर्फ नियंत्रण का नहीं बल्कि टॉर्चर का भी अड्डा है। और यहाँ पे पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। बिल्कुल। ये चीजें कहानी को एक बिल्कुल नए और ज्यादा डरावने स्तर पर ले जाती हैं। ये सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि नीना, जिसे हम अब तक विलेन समझ रहे थे, शायद अत्याचारी नहीं बल्कि खुद एक शिकार है। हाँ। उसका अस्थिर व्यवहार शायद उस टॉर्चर का नतीजा है जो वो सालों से झेल रही है। तो इसका मतलब असली राक्षस एंड्रयू है, वो शांत, विनम्र, हमदर्द दिखने वाला आदमी। लगता तो यही है। जो कहानी अब तक नीना के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका केंद्र अचानक एंड्रयू बन जाता है। सही है। इससे पाठक या सुनने वाले का पूरा नजरिया पलट जाता है। अब नीना की हर हरकत, उसका हर गुस्सा एक अलग रोशनी में दिखाई देता है। शायद वो मिली को डराकर भगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो भी इसी जाल में ना फंस जाए। मिली ये सब देखकर कांप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे इसी वक्त, इसी पल यहां से निकलना होगा। बिल्कुल। वो फौरन अपने कमरे में भागती है, अपना बैग पैक करने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, उसे बस यहां से भागना है। और तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। ओ नहीं! सामने एंड्रयू खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें वो कुछ और ही कह रही हैं। और वो क्या कहता है? वो बहुत धीरे से और शांति से कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही मिली। और यहाँ पर कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है। जो इंसान अब तक हमदर्द और रक्षक लग रहा था, वही असली कैदी बनाने वाला निकलता है। हाँ। सुरक्षा का हर भ्रम, उम्मीद की हर किरण एक झटके में टूट जाती है और मिली अब पूरी तरह से बिना किसी मदद के उस राक्षस के साथ फंस जाती है। ये एक परफेक्ट थ्रिलर का अंत है जहां हीरोइन सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए अकेली रह जाती है। तो इस कहानी का सारांश हमें कुछ बहुत गहरी बातें सोचने पर मजबूर करता है। पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर गुस्सा बेवजह नहीं होता। बिल्कुल। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे सत्ता, नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक खेल एक खूबसूरत आलीशान घर को भी किसी टॉर्चर चेंबर से बदतर जेल में बदल सकते हैं। सही बात है। एंड्रयू का शांत स्वभाव उसका सबसे बड़ा हथियार है और शायद नीना का आक्रामक व्यवहार मदद के लिए एक चीख थी जिसे कोई सुन नहीं पाया। ये हमें किरदारों के मखौटों के पीछे छिपी असलियत को देखने के लिए मजबूर करती है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है जो पूरे खेल को एक बार फिर पलट सकती है। कभी कभी जो पीड़ित दिखता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। ये लाइन दिमाग में एक नया सवाल खड़ा करती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या नीना वाकई सिर्फ एक बेचारी पीड़ित है या उसका पागलपन सिर्फ एक नाटक था? एक चाल? हाँ, एक बहुत लंबी और सोची समझी चाल का हिस्सा। हो सकता है कि वो मिली का इस्तेमाल कर रही हो एंड्रयू के खिलाफ। ये भी तो हो सकता है कि नीना और मिली की मिलकर रची गई कोई चाल एंड्रयू के खिलाफ। इस घर में कौन किसका शिकार कर रहा है और असली शिकारी कौन है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है और शायद यही इस कहानी की असली जीत है।